अवचेतन मन की शक्ति का दूसरा चैप्टर है आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लग जाता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से कार्य करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक है तो आपको आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार बर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करने लगता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के साहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं। अगला पाठ है चेतन और अवचेतन में भिन्नताएं। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं, वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, इसे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सही है या गलत है। यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान लें
तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपने चेतन रूप से इसे सच मान लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है यह समझने के लिए एक उदाहरण को देखिए। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता है या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए, दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है, तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ़ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसे दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप ना हो। यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज़ को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भरें। अगला पैराग्राफ है यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन यानी ऑब्जेक्टिव माइंड बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक होता है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रांड कैन्यन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। यह आपके यथार्थवादी मन का काम है। अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन, सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक हो जाता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम ना कर रही हों। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उनिंदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रियों के बिना देखता है। यह अतीन्द्रिय क्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक और सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजनून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भांप सकते हैं। जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अगला पैराग्राफ है अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी यह उसे सच मान लेगा, फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा।
आपके साथ जो भी हुआ है इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज़्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान होता है। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और दैवी स्रोत के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से उसे दिया है। अगला पैराग्राफ है सुझाव की जबरदस्त शक्ति। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह होता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है, जो है आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। जैसा कि अब आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है, यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और खुद कुछ नहीं सोच सकता है। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया जाता है यह उसे ले लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है, क्या मैं आपको कैबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर डेक से नीचे अपने कैबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। अगला पैराग्राफ है उसी सुझाव पर भिन्न प्रतिक्रिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लें सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली है। यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने को कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मतली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टा उसका आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सजेशन किसी चीज़ को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। यह वह मानसिक प्रतिक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणत होता है। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह इससे सुरक्षित है, इसीलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपके सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसीलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं और राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियाँ सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। अगला पैराग्राफ है
उसने अपना हाथ कैसे गंवाया। कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रुथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसके निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को ड्यूमेटाइड ऑर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस की बीमारी थी। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का ऑर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करें, वरदान दें, ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है, यह तो आपके आदेश का शब्दश पालन करता है। अगला पैराग्राफ है, आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया। आत्म सुझाव सेल्फ सजेशन का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन आशंकित भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो चुकी थी। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब वह गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों को आग्रह मान लिया था। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों को आग्रह मान लिया था। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म सुझाव था। उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हुई। उसने सकारात्मक आत्म सुझावों के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह इस कथन को धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वह दिन में 3 बार यह काम करती थी और 1 बार रात को सोने से ठीक पहले। 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। अगला पैराग्राफ है, उसकी याद कैसे लौटी। 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह बोलने के मौक़ों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज़्यादा नाम और घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वह सोचने लगती थी, मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल, हर जगह, हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूँगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझसे हर दिन तेज़ी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी।
3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। अगला पैराग्राफ है, उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया। एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। ह्यू डी की समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह आग बबूला हो जाता था। वह खुद से बार बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे उनसे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले उसे खुद से बार बार ये सब कहना था, आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुश मिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूँगा और अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूँगा। यह सुखद और खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी इस अवचेतन मन की शक्ति के पार्ट 3 में। तब तक आप हमारा पूरा पॉडकास्ट सुन लीजिए, जिसमें अवचेतन मन की शक्ति के बाकी पार्ट्स भी दिए गए हैं। और आप दूसरा पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, जिसमें हमने आज तक की सभी ऑडियो बुक समरीज शामिल की हैं। आप इन सभी पॉडकास्ट को सेव कर लीजिए और रात को सोने से पहले ज़रूर सुनिए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली सफलता के बीज बोने लगेंगे और आप ज़िंदगी में सफल जरूर बनेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही इस अवचेतन मन की शक्ति के पार्ट 3 को लेकर। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ऑडियो बुक समरीज जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती रहेंगी, हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।